इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमने स्टार्ट किया था कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे इन 1600 प्योरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। कैसे उन्होंने दीवानी राइट्स अपने हाथ में लिए थे, कैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ था एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जी हाँ, उन्होंने सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को भी कैप्चर कर लिया था। ट्रेडिंग पर्पस से आए थे लेकिन आज इंडिया में रूल कर रहे थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कैसे उनका आना हुआ था, देन हमने मूव किया था कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 के बारे में हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन करने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने फीचर्स डिस्कस किए थे ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन वी हैड मूव्ड ऑन, हमने फिर मूव किया था प्रिंट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। हमने हर चीज डिस्कस करने की बहुत माइन्यूटली कोशिश करी है। मेरी यही कोशिश है इस वीडियो में कि आपके लिए हर एक टॉपिक बहुत क्लैरिफाइड वे में मैं बना सकूं। आज मैं डिस्कस करूंगी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्यों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री पे, हमारे साम्राज्य पे काफी साल तक राज्य किया। जी हाँ, हमारे इंडिया पे, हमारे भारत पे। तो हमें क्या इसकी हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप इसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो आपके लिए भी एक ड्रॉबैक है कि आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो इन सारे एक्ट्स को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशंस को कवर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आज डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसने रीशेप किया, रिफॉर्मेशंस लाए, रेवोल्यूशन था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि वो इंडिया में कैसे चेंजेस ला ला के उस पर कंट्रोल कर सके। तो आपको इसे समझना जरूरी है, हिस्ट्री को समझना जरूरी है, इंडियन पॉलिटी को समझना बहुत जरूरी है। इसने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को रीशेप या रिफेम किया या इसमें कोई रिफॉर्म्स लाए, बल्कि इसने लीगल फ्रेमवर्क को भी, इसमें काफी सारे चेंजेस लाए गए थे। कैसे ये चेंजेस थे, क्या फीचर्स थे? सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ प्योरली कमर्शियल पर्पज से आई थी, अब वो इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे। कैसे सेंट्रलाइज किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एलिवेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन से। जी हाँ, सबसे पहला सवाल हमारा यही उठ के आता है कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से एलिवेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में डेजिग्नेशन को, तो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, इनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिए गए बाय द क्राउन रूल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्योरली कमर्शियल फंक्शन से आई थी, ट्रेड के फंक्शन से आई थी, अब उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे। सिंगल हैंडेडली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को देख रहे थे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स को देख रहे थे। लेजिस्लेटिव पावर जो पहले डिवाइडेड थी बॉम्बे एंड मद्रास में, वो डिप्राइव हो गई थी। अब वो सीधे आ गई थी किसके हाथ में? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आ गई थी। इन्होंने बॉम्बे, मद्रास, कैलकटा, इन सारी जगहों पे अपना पावर सेंट्रलाइज किया, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया। यहाँ पे लीगल काउंसिल भी अपॉइंट किए गए थे फॉर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ताकि उनकी हेल्प हो सके, उन्हें असिस्टेंस मिल सके इन लीगल फ्रेमवर्क। अगर मैं कंपनी रूल को देखूं या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देखूं, तो इनकी ट्रेड की लीज को भी एक्सटेंड किया गया 20 इयर्स तक। अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देख रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। पिछला जो इनका काम था वो था कमर्शियल पर्पस, अब चेंज हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में। 20 साल ट्रेडिंग मोनोपोली को, ट्रेडिंग में लीज को एक्सटेंड किया गया। यहाँ पे काफी सारे चेंजेस लाए थे ट्रेड में भी, मोनोपोलीज को चेंज किया गया था, चाइना एंड टी में लिफ्ट अप किया गया था ट्रेडिंग मोनोपोलीज में। जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे यूरोपियन इमिग्रेशन पे, उसे हटाया गया। यहाँ पे यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को इंक्रीज किया जा रहा था इन इंडिया, एक्विजिशन ऑफ लैंड यहाँ पे दी जा रही थी। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे। सिंगल हैंडेडली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स तो देख रहे थे, उन्हें लीगल एडवाइजर, लीगल काउंसिल भी अपॉइंट किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट में ये देखी गई थी कि स्लेवरी को अबॉलिश करने की कोशिश की गई थी। स्लेव अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1843। जी हाँ,
डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई थी। अब ये इसका ग्राउंड रियलिटी तो कुछ डिफरेंट ही है। डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीटली अलग नहीं हो पाया था। मीन्स सेक्स, कास्ट, डिसेंट, ओरिजिन, ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस के पार्ट होते हैं। तो इसे खत्म करने की कोशिश की गई थी बट ये खत्म नहीं हो पाया था। मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ। सिविल सर्विसेज में पहले इंडियंस को चांस नहीं दिया जाता था बैठने के लिए, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंडियंस को भी चांस दिया जाए सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए या सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए, बट इसे अपोज किया गया था। तो ये जो प्रपोजल था वो नहीं आ पाया था। अगर हम हर चीज़ को यहाँ पे इवैल्यूएट करें, तो काफ़ी सारे रिफ़ॉर्म्स तो आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी कि जो पहले लॉ बनाए जाते थे, उसे रेगुलेशंस के नाम से जाना जाता था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो लॉ बनाए जा रहे थे, उसे एक्ट के नाम से जाना जा रहा था। सो दिस वाज़ द इम्पोर्टेंट अपडेट ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। एंड जस्ट स्टे ट्यून विद माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक दिस, ताकि आपको फ्यूचर में ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। टिल देन, बाय एवरीवन।